हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ में फिर से रसायन विज्ञान कक्षा 12 के यूनिट 2 का अध्ययन करने वाले हैं। और इस यूनिट के अंदर हम लोग वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, वैद्युत अनपघट्य क्या होते हैं, वैद्युत अपघट्य के प्रकार और वैद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरे वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर के आखिर तक देखें और अपने दोस्तों के साथ में हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए बच्चों, आज हम लोग अपना नया वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है हमारा वैद्युत अपघट्य पदार्थ। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, वैद्युत अपघट्य को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, देखिए इनकी छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है आपके सामने। इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो गलित अवस्था एवं विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसे पदार्थ जो विलयन में और गलित अवस्था में विद्युत धारा का संचालन करते हैं, तो वे पदार्थ हमारे वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम लोग पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड को थोड़ा सा घोल देते हैं और वो जो है विलयन बन जाता है हमारा। किसका विलयन बन जाता है? सोडियम क्लोराइड का विलयन बन जाता है। अब अगर हम उस विलयन में से विद्युत धारा का संचालन करने की कोशिश करते हैं, तो हम पाते हैं कि वो जो विलयन है वो विद्युत धारा का संचालन करता है। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड एक वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। और इसी तरीके से बहुत सारे वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ के उदाहरण भी ले रखे हैं। जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया और अमोनियम क्लोराइड हो गया। ये सब हमारे वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। अब बात आती है कि भाई वैद्युत अपघट्य पदार्थ अपने विलयन में या फिर गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि विद्युत अपघट्यों के विलयनों की विद्युत चालकता विलयन में उनके वियोजन से उत्पन्न आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो रहा है कि जो भी हमारे वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, जब हम उनका विलयन तैयार करते हैं तो वे अपने विलयनों में अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं और उन्हीं आयनों की उपस्थिति के कारण ही वैद्युत अपघट्य पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर पाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड को लिया, तो सोडियम क्लोराइड को जैसे ही हम लोग पानी के अंदर घोलते हैं या पानी के अंदर विलयन बनाते हैं उसमें डाल करके, तो सोडियम क्लोराइड अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड हमारा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों में टूट जाता है। तो किसी भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ की जो उनके विलयन की जो विद्युत चालकता है वो इसी वजह से होती है, क्योंकि उनके विपरीत आवेशित आयन उपस्थित होते हैं। तो आयनों की उपस्थिति के कारण ही विद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय विलयन या गलित अवस्था जो है वो विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं विद्युत अपघट्य के प्रकार, यानी कि हमारे जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा ध्यान से समझना यहाँ पर आपको है कि भाई जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। नंबर 1 होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य और नंबर 2 होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो हम लोग दोनों के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य के बारे में। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, आप देख सकते हो डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है हमारे पास। वे विद्युत अपघट्य जो विलयन की प्रत्येक सांद्रता पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। मतलब वे पदार्थ या वे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो विलयन में घोलने पर या विलयन में मिलाने पर विलयन की प्रत्येक सांद्रता पर वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, तो उनको हम लोग प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये सब हमारे, और इसके साथ में हमारा जो नाइट्रिक अम्ल हो गया, ठीक है, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये सब हमारे प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो जितने भी हमारे अकार्बनिक अम्ल होते हैं वो सब प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के बारे में। तो देखिएगा, वे विद्युत अपघट्य जो विलयन में आंशिक आयनित होते
होते हैं, ठीक है। ऐसे विद्युत अपघट्य जो विलयन के अंदर आंशिक आयनित होते हैं। आंशिक आयनित का मतलब होता है कि वो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने प्रबल वैद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ रखा है कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं वो विलयन के अंदर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जबकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य इनके जस्ट अपोजिट होते हैं। इनका क्या होता है, जब हम इनको विलयन में घोलते हैं यानी कि इनका विलयन बनाते हैं तो ये प्रबल रूप से आयनित ना होकर के आंशिक रूप से आयनित होते हैं। तो ऐसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो है वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे समझ सकते हैं एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल हमारा एक जो है वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात समझ लेनी है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों और प्रबल वैद्युत अपघट्यों को लेकर के। वो क्या है, वो ये है कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं, ठीक है, वो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की तुलना में या उनकी अपेक्षा अच्छे चालकत्व वाले विलयन बनाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम प्रबल वैद्युत अपघट्यों की बात करें तो उनकी जो विद्युत चालकता होती है, उनके विलयनों की जो विद्युत चालकता होती है वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थों के विलयनों की विद्युत चालकता से अधिक होती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ लेनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रबल वैद्युत अपघट्य दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अपेक्षा अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं, यानी कि इनकी चालकता जो होती है, यानी कि प्रबल वैद्युत अपघट्यों के विलयनों की जो चालकता होती है वो दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के विलयनों की चालकता से अच्छी होती है, ठीक है। तो आप सभी लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की हम लोग बात करते हैं। तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम लोग आगे अब पढ़ते हैं विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व। मतलब विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व क्या होता है। देखिए हम लोगों ने अभी अभी ये पढ़ा हुआ है कि विद्युत अपघट्य पदार्थ के जो जलीय विलयन है या उसकी जो गलित अवस्था है उसमें वे विद्युत का चालन करते हैं। और ये चालन किस वजह से होता है, ये चालन इस वजह से होता है कि विलयन में उस विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयन उपस्थित रहते हैं। क्योंकि ये चालकत्व आयनों की वजह से है, इसी वजह से ऐसे चालकत्व को विद्युत अपघटनी या फिर आयनिक चालकत्व कहा जाता है। तो ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिएगा आप लोग, विद्युत अपघट्य गलित अवस्था एवं विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं, ठीक है। विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालकत्व को विद्युत अपघटनी चालकत्व या आयनिक चालकत्व कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर विद्युत धारा का संचालन आयनों की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे चालकत्व को हम लोग विद्युत अपघटनी चालकत्व या आयनिक चालकत्व कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा नोट में एक बात यहाँ पर लिखी हुई है कि विद्युत अपघट्य पदार्थों के विलयन धात्विक चालकों के समान ओम के नियम का पालन करते हैं। देखिए आप लोगों ने सभी ने फिजिक्स में ओम का नियम पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। तो जैसे कि एक धात्विक चालक होता है, यानी कि जो धातु का बना हुआ जो चालक होता है वो हमारा ओम के नियम का पालन करता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारे वैद्युत अपघटनी चालक होते हैं वो भी ओम के नियम का पालन करते हैं। तो अब बात आती है कि ओम का नियम क्या होता है, तो पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम देखिए, इस नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I उसके सिरों के विभवांतर E के समानुपाती होती है। मतलब किसी भी चालक के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो उस चालक के सिरों के विभवांतर E के, या कहीं कुछ किताबों में V से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे E लिख लो चाहे V लिख लो। तो प्रवाहित होने वाली धारा I जो है वो सिरों के विभवांतर E के समानुपाती होती है। तो हम कह सकते हैं कि E इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। यानी कि जो हमारा विद्युत विभवांतर है दोनों सिरों पर वो विद्युत धारा I के समानुपाती हो जाएगा। या यहाँ से हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो उसकी जगह पर एक स्थिरांक आ जाता है, वो है R। तो E बराबर हो गया हमारा I गुणा R। तो जहां R एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। तो आप सभी लोगों ने ओम के नियम के बारे में समझ लिया है। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत चालकत्व या चालकत्व, जिसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या होता है, तो देखो किसी भी चालक का विद्युत चालकत्व उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, यानी कि किसी भी चालक के प्रतिरोध के का व्युत्क्रम उसका विद्युत चालकत्व या चालकत्व कहलाता है, ठीक है। चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसका विद्युत चालकत्व कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो C है वो बराबर हो जाएगा 1/R, यानी कि
चालकत्व जो है वो हमारा प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चालकत्व का मात्रक। तो चालकत्व का मात्रक ओम इनवर्स या सीमेंज है। अब ये ओम इनवर्स कैसे आया है, देखिए आर का मात्रक होता है यानी कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं चालकत्व के मात्रक की, तो हम लोग जानते हैं कि भाई C बराबर 1/R है। तो जब आप यहाँ पर R की जगह पर इसका मात्रक ओम रखोगे तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ओम इनवर्स। समझ रहा है? तो इसी वजह से यहाँ पर जो चालकत्व का मात्रक है वो ओम इनवर्स या सीमेंज होता है, क्योंकि एक सीमेंज जो है वो एक इनवर्स के बराबर होता है। इसलिए हम लोग चालकत्व के मात्रक को ओम इनवर्स भी कह सकते हैं या फिर सीमेंज भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं। तो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। नोट है कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा उसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि हमारे पास कोई चालक है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक चालक है, मार्कर को एक चालक मान लेते हैं। तो ये इसकी हमने मान ली ये लंबाई हो गई L। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई L। और आप यहाँ से देख सकते हो ये जो इसका है, ये आगे का जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल बोलते हैं। यानी कि इसकी जो मोटाई है ये हमारा क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई यानी कि L के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि जो हमारा प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती है। ठीक है, या अनुक्रमानुपाती है और क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R बराबर रो इंटू L अपॉन A। समानुपाती का चिन्ह जब भी हटाते हैं तो उसकी जगह पर एक समानुपातिक स्थिरांक आ जाता है। तो यहाँ पर समानुपातिक स्थिरांक हमारा रो आया है। आप देख सकते हो जहाँ रो एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो रो को हम लोग जो है वो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गया ना आप सभी के? तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की पढ़ाई जारी करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक को देखने वाले हैं कि भाई विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो आप लोगों ने अभी यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ा था कुछ बराबर रो गुणा L बटा A, यही हम लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा था, R बराबर रो गुणा L बटा A। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं तो रो बराबर क्या हो जाएगा R गुणा A बटा L। समझ गए? तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर आगे समझ लेते हैं कि भाई रो इज इक्वल टू R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रक क्या ले लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया और लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा और ये जो है आपका निकल के आ जाएगा रो बराबर ओम सेंटीमीटर। समझ गए? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हमारा ओम सेंटीमीटर होता है। करने वाले विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व। ठीक है, हम लोग विशिष्ट चालकत्व क्या होता है। ठीक है, विशिष्ट चालकत्व को हम लोग कापा से प्रदर्शित करते हैं। कापा के जैसा होता है लेकिन ये के होता नहीं, इसको कापा कहते हैं। ठीक है, तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक का विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। यानी कि किसी भी चालक का जो विशिष्ट चालकत्व होता है वो उसके विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि हमारी जो चालक की जो चालकता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है। तो उसी तरीके से चालक का विशिष्ट चालकत्व जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई के बराबर यानी कि कापा बराबर 1/रो। ठीक है ना? तो भाई जो विशिष्ट चालकत्व है क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम है तो कापा बराबर हो जाएगा 1/रो। तो अभी हम लोगों ने रो की वैल्यू ऊपर निकाली थी, रो बराबर R गुणा A बटा L। तो बेटा यहाँ पर रख देंगे तो ये बराबर हो जाएगा के बराबर, देखिए रो की जगह ये वैल्यू रख रहे हैं तो ये 1/R गुणा L बटा A हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा विशिष्ट चालकत्व कहलाता है।
तो विशिष्ट चालकत्व का मात्रक देख लेते हैं। तो भैया देखिए, विशिष्ट चालकत्व विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होगा उसी का उल्टा हमारा विशिष्ट चालकत्व का मात्रक हो जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वह है ओम सेंटीमीटर। क्या है? ओम सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसका जो मात्रक है वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या फिर साइमेंज या सीमेंज सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सेल स्थिरांक की। सेल स्थिरांक क्या होता है? देखिए, हमारे पास बेटा एक चालकता सेल होती है। चालकता सेल के अंदर दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड स्थित होते हैं और उन दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी स्मॉल एल हम लोग मान लेते हैं, और प्रत्येक इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल हमने ए मान लिया है। समझ गए जो मैं बोल रहा हूँ? तो देखिएगा, किसी चालकता सेल के दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी स्मॉल एल और उसके इलेक्ट्रोडों के क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल ए निश्चित होता है। यानी कि जो बीच की दूरी है और क्रॉस सेक्शन का जो क्षेत्रफल है, इलेक्ट्रोडों के क्रॉस सेक्शन का जो क्षेत्रफल है वो कैसा होता है? वो हमारा निश्चित होता है। यानी कि जो चीज़ निश्चित है वो स्थिर है। समझ रहे हो? तो हम कह सकते हैं कि L/A का जो अनुपात है वो स्थिर है। अतः किसी चालकता सेल का L/A अनुपात सेल का सेल स्थिरांक कहलाता है। यानी किसी भी चालकता सेल की जब बात करते हैं तो उसका जो L/A अनुपात होता है उसी को हम लोग चालकता सेल का स्थिरांक कहते हैं। तो देखिए, अभी हम लोगों ने फार्मूला ऊपर पढ़ा हुआ है कि K बराबर यानी कि कापा बराबर 1/R गुणा L/A, और L/A क्या है? L/A जो है एक स्थिरांक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कापा बराबर 1/R गुणा सेल स्थिरांक, इसी को हम लोग सेल स्थिरांक कहते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लोग विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव क्या है? तनुता का मतलब क्या होता है? तनुता का मतलब यह है, जैसे हमारे पास कोई विलयन है, अगर हम उसको तनु कर रहे हैं, तनु का मतलब होता है उस विलयन में पानी को मिलाते जाना। जैसे हमारे पास कोई विलयन है और उसमें हम लोग पानी को मिलाते चले जा रहे हैं तो वो विलयन तनु होता चला जाएगा। ठीक है, तो तनुता पर होता क्या है? तो सबसे पहले आपको समझ लेना है कि जब भी हम किसी विलयन को तनु करते हैं तो तनु करने पर पहला काम विलयन का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है भाई, किसी चीज़ में अगर आप पानी बढ़ाते जाओगे तो उस विलयन का आयतन लगातार क्या होगा? वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम यहाँ पर विलयन की तनुता को बढ़ाएंगे तो विलयन का आयतन बढ़ेगा। लेकिन आयतन बढ़ने के साथ साथ उसी अनुपात में विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है। आयन उतने ही हैं, समझ पा रहे हो ना? आयन उतने ही हैं लेकिन आयतन बढ़ता जा रहा है। तो चूंकि आयन उतने ही हैं और हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है कि किसी भी विलयन की जो विशिष्ट चालकता होती है वो विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अर्थात विलयन में जितने ज़्यादा, विलयन के प्रति लीटर आयतन में आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी उस विलयन का चालकत्व उतना ही अच्छा होगा। तो चूंकि हम लोगों ने यहाँ पढ़ रहे हैं कि भाई विलयन की तनुता बढ़ा रहे हैं, तो विलयन की तनुता बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है, लेकिन उसी अनुपात में विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या नहीं बढ़ती, अर्थात आयनों की संख्या तो कम हो रही है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई विलयन की तनुता बढ़ाने पर किसी भी विलयन की जो विशिष्ट चालकता होती है वो घट जाती है, यानी कि कम हो जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पर विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो विलयन को तनु करने पर विलयन का आयतन बढ़ जाता है, किंतु उसी अनुपात में विलयन में आयनों की संख्या नहीं बढ़ती। चूंकि विशिष्ट चालकत्व का मान विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। भाई जितने ज़्यादा आयन होंगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा चालकता होगी। तो इसीलिए विलयन की तनुता बढ़ाने पर विलयन की विशिष्ट चालकता घट जाती है। ओके बच्चों, तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। सभी बच्चों का वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियोस को अपने मित्रों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें भी ऊर्जा मिलती रहे और आपके लिए नए नए वीडियो बना करके लाते रहें। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग इसी तरीके से अगले वीडियो में मिलेंगे इसी चैप्टर के, जिसमें हम लोग विलयन की मोलर चालकता है और तुल्यांक चालकता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों।